नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बूम। आज हम लोग मौलिक अधिकारों का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें 3 मौलिक अधिकारों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग बाकी के 3 बचे हुए डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले भाग 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल क्या है 25 से 28। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाजों को मानने और धर्म का प्रचार करने का क्या है स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे आप ये समझिए कि शोभा यात्रा निकाली जाती है हिंदुओं के द्वारा या फिर मुस्लिमों के द्वारा ताजिया निकाली जा सकती है। ये क्या है, ये उनके धर्म के प्रचार करने की एक रीति होती है और इसके लिए कोई भी उनको मना नहीं कर सकता है। ये उनको क्या है, अंतःकरण की धार्मिक क्या है, छूट मिली हुई है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये छूट किस आर्टिकल के तहत हमको मिला हुआ है अधिकार, तो आर्टिकल 25 के तहत। आगे देखते हैं आर्टिकल 26। इसमें क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, तो क्या है, ये धार्मिक कार्य ही तो है। धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई भंडारा करवा रहा है तो उसको मना नहीं किया जा सकता है, या कोई कहीं पर मंदिर बनवा रहा है या मस्जिद बनवा रहा है तो उसको क्या है, मना नहीं किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन कर सकता है। जैसे आप ये समझिए, जब मंदिर होते हैं तो वहाँ पे ट्रस्टी बनाए जाते हैं, एक ट्रस्ट बनाया जाता है जो क्या है, मंदिर को रन करते हैं। तो इसका भी अधिकार हमको प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 26 के तहत प्राप्त है। और इसमें साथ ही साथ क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है धार्मिक संपत्ति का अर्जन। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि दान पेटी रखी होती हैं, तो वो क्या है, वो हम लोग से दान ले सकते हैं और इसको उनकी स्वतंत्रता, उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो हमसे दान ले सकते हैं, धार्मिक संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। और इस पे कोई भी क्या है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। वो हम लोग आर्टिकल 27 में देखेंगे अभी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्जन क्या है, किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, आर्टिकल 26 के तहत किया जा सकता है। उसका स्वामित्व भी किया जा सकता है कैसे, एक समिति बनाकर, और वहाँ के जो नियम कानून है वो लोग वही लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसका भी अधिकार उनको प्राप्त होता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 27। तो धार्मिक कार्यों के लिए क्या है, टैक्स नहीं लिया जाता है। मतलब अभी जो हम लोगों ने जैसे दान दिया था, तो धार्मिक जो संपत्ति होती है उस पर क्या है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इवन अगर कोई पर्सन चैरिटी करता है, अगर पैसे दान करता है, तो उन पैसों पर, जितना पैसा दान किया गया उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 27 के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान जैसे सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा क्या है, नहीं दी जा सकती है। ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए जो अगर कोई संवाद चल रहा है तो उसको सुनने या करने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है। तो ये स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, आर्टिकल 28 के तहत प्राप्त है। आगे देखते हैं हमारा 5वां जो अधिकार है वो क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30। तो इसमें मुख्य रूप से किसकी बात की गई है, अल्पसंख्यकों के लिए बात करी गई है। तो इसमें आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अल्पसंख्यक जो भी हैं वो अपनी भाषा या लिपि या संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 29 के तहत। 30 में क्या बात करी गई है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मुस्लिम्स क्या है, इस टाइम अल्पसंख्यक में है, तो मदरसा बनाते हैं, अपनी शिक्षा को वहाँ पर क्या है, प्रचार प्रसार करते हैं या उर्दू में पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का उन्हें अधिकार प्राप्त है और किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, आर्टिकल 30 के तहत प्राप्त है। इसके लिए उन्हें मना नहीं किया जा सकता है और सरकार उनको अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई वो अल्पसंख्यक हैं तो उनके साथ क्या है, भेदभाव हो या उन्हें अनुदान नहीं दिया जाए, उनकी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करी जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं हमारा छठा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, एग्जाम से खूब पूछा आता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को हम लोग मूल अधिकारों का संरक्षक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो होता क्या है इसमें, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो क्या है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ये हमको अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त है। अदरवाइज कोई भी अगर कोई मामला होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, पहले आप जिले लेवल पे जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाया जाता है, फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट। अगर वहाँ से भी नहीं न्याय मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब मूल अधिकारों के हनन की बात होती है तो सीधे क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, रेट जारी करता है। तो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है, रेट जारी करता है। तो कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की।
कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस बोलते हैं, परमादेश मतलब मेंडामस, अधिकार प्रच्छा मतलब क्वो वारंटो, प्रतिषेध प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण मतलब सर्सियोरारी। तो इनको आप जो इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं इनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि देवनागरी में लिख करके ये लोग क्या है कभी कभी इंग्लिश के नाम भी दे देते हैं, तो दोनों ही तरीके से इनको आप याद रखिएगा। अब इनको एक एक करके आइए समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहता है, और यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशरीर उसको उपस्थित कराना कोर्ट के सामने, यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसको बंदी बनाया गया उसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण करा जाएगा कोर्ट के सामने। जैसे हाल ही में एक मूवी आई थी भीम भीम करके मूवी आई थी, तो उसमें भी यही बंदी प्रत्यक्षीकरण की हिट चली थी, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, वो एक इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे देखें, परमादेश या मेंडामस, तो जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके लिए रिट जारी कर सकता है, उसको कर्तव्य का पालन आदेश कराने के लिए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं और वहाँ पर काउंटर क्या है खाली है, वहाँ पे काम कोई नहीं कर रहा है, और वो बता रहे कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, 2-4-10 दिनों से यही कर रहे हैं। जब आप अंदर जाते हो तो देखते हो कि सर्वर वगैरह सब चल रहा है, वहाँ पे वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। जब उनके अधिकारी से आप शिकायत करते हो तो अधिकारी भी उस पर क्या एक्शन नहीं लेता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहाँ के अधिकारी के खिलाफ क्या है, रिट जारी करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उसके सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वो परमादेश दे देगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक आदेश दे देगी कि अपनी जो है कर्तव्य का पालन करें, अदरवाइज उन पर क्या होगी, इंक्वायरी होगी। तो ये किसके है, परमादेश के थ्रू, ठीक, सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं इसको। आगे देखते हैं, अधिकार प्रच्छा या को वारंटो, यह तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से पद प्राप्त कर लेता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका मित्र कोई है और तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और क्या हुआ, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, मार्क्स उसके कम रह जाते हैं, लेकिन वो किसी भी एक पद पे क्या आसीन हो जाता है, जिसके लिए तैयारी कर रहा था उस पर आसीन हो जाता है घूस दे करके। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसके खिलाफ क्या है, को वारंटो जारी करा सकते हैं। और ये क्या होता है, गैर कानूनी तरीके से जो है सरकारी पद उसने प्राप्त किया था, तो उसके खिलाफ क्या है, मुकदमा चल सकता है, और इसमें जितने लोग शामिल होंगे और भी अधिकारी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी क्या है, मुकदमा चलेगा। तो ये होता है अधिकार प्रच्छा। आगे देखते हैं, प्रतिषेध प्रोहिबिशन या फिर उत्प्रेषण सर्सियोरिटी, ये दोनों रिट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। तो इसमें होता ये है, ये तब जारी करे जाते हैं जब जब एक कोई मामला जो निचली अदालत में चल रहा है उसको वहां से हटा करके अपने पास बुलाना हो। मान लीजिए जिले लेवल पे कोई जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको हाई कोर्ट क्या करता है, अपने पास लाना चाह रहा है तभी जारी कर सकता है, या हाई कोर्ट के पास कोई चल रहा है विवाद और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने पास लाना चाह रहा है तो तभी जारी कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, अधिकार का अभाव हो, ठीक है, जैसे निचली अदालत को उस पर्टिकुलर केस से के बारे में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो सुनवाई कर रही है तब ये जारी कर सकती है। या विधि की भूल हो, विधि की भूल मतलब क्या, कोई भी जजमेंट गलत आ गया हो, या फिर क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष को इग्नोर किया जा रहा है, या जो जज हैं वो अपना क्या काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये इन केसेस में क्या होता है, जो उच्च अदालत है वो प्रतिषेध या उत्प्रेषण जारी कर सकती है। दोनों में अंतर क्या होता है ये समझिए। प्रतिषेध कब लगाया जाता है, जब मामला न्यायालय में चल रहा हो। अगर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तब जो जो रिट जारी होगी वो कौन सी होगी, प्रतिषेध। और जब मामले की सुनवाई पूरी हो गई हो तब अगर जारी करी जाएगी तो कौन सी करी जाएगी, उत्प्रेषण करी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी हम लोगों ने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी हम लोग की जो सीरीज चल रही है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।